वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो? कल कहाँ चले गए थे कुछ लोग? लावणी, क्लास तो कंटिन्यू रखा करो भाई। क्या इना तो ने? चलो बढ़िया है। हमने एक टॉपिक शुरू किया, कौन सा? सिंचाई परियोजनाएं। हल्का सा रिवीजन करके उसको आगे बढ़ेंगे। बताओ कौन सा टॉपिक लिया? प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं। थोड़े से कुछ फैक्चुअल डाटा हैं। हमारे पास जमीन कितनी है भाई? 10 पॉइंट है। लेकिन भूमिगत जल, भूमिगत जल 1.72%। सतही जल 1.16%। ईश्वर ने क्या किया? अन्यायी। अन्याय हो जाए तो उसको न्याय में बदलने की जिम्मेदारी किसकी है? आप लोगों की है। इसलिए हम जहां पे पानी ज्यादा है, जहां पड़ोसी राज्यों के पास पानी ज्यादा है, उस पानी को कहां लेकर के आएंगे? राजस्थान में। कहां पर लेके आएंगे? एक समय, एक घड़ी ऐसी आएगी कि राजस्थान में क्या हो जाएगा? पानी पानी हो जाएगा। बाद में जो दादाजी दादी माँ बोलती है ना, क्या बोलती है? कि भाई आप पढ़ ले, नहीं तो पानी भी बीत को, हमारे टाइम में तो पानी छोर में तो यहाँ कर ले चार में तो यहाँ कर ले चार, आपका भविष्य क्या हो जाएगा? खराब। तो आप लोग क्या बोलते हो? बोले 2060-65 तक की दिक्कत है, बाद में तो क्या हो जाएगा? तो 60-65 तक का इलाज क्या बना रखा है फिर आपने? नौकरी लगने का क्या बना रखा है? अब नौकरी लगोगे आप, आपकी डेट ऑफ ईयर शायद 2005 से 10 होगी बीच में। तो आप लोग कब रिटायर हो जाओगे? 2065 से 70 के बीच में क्या हो जाओगे? सारे के सारे रिटायर। उसके बाद में जब नौकरी नाकरी लगने के बाद जमीन वमीन खरीद ही लेना, और बुढ़ापा में बैठे बैठे आराम से कहीं करवा जो खेती बाड़ी। डायरेक्ट ही कहाँ चले गए? बुढ़ापे की तरफ। सही है। तो 60-65 तक भी तो क्या करें? जब तक पानी आई तब तक क्या करें? नौकरी लग सकते हो क्या तुम लोग? किस किस को आत्मविश्वास है और कॉन्फिडेंस नहीं? आत्मविश्वास है कि मैं मेहनत कर सकता हूं, एक बार हाथ खड़े करना। वेरी गुड। एक मतलब कहीं से कुछ लोगों ने ऐसे इतना सा किया, फिर डीजे कर लिया वापस से। वेरी गुड। देखो पीछे कॉन्फिडेंस। बाकी कॉन्फिडेंस किसके पास ज्यादा होना चाहिए? गर्ल्स के पास, क्योंकि मेहनत ज्यादा कौन करती है? नौकरी लगने के कोई तरीके हैं क्या? कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई तरीका नहीं है। ये तो युद्ध है पूरा का पूरा। सबके सामने बराबर टाइम है, बराबर ही सिलेबस है, बराबर का ही मेहनत करने का जो भी आपका जो भी ड्यूटी है वो पूरा है सबके सामने। जो ज्यादा पढ़ेगा वो आगे निकल जाएगा, जो कम पढ़ेगा पीछे रह जाएगा। हम क्या क्या हेल्प कर सकते हैं कोचिंग वाले? कोचिंग नौकरी लगाती है क्या? कोचिंग सिर्फ क्या देती है? सहारा। आपको प्लेटफॉर्म देती है, इस टॉपिक को इतना पढ़ लो, प्रश्न यहाँ से आ जाएंगे। हालांकि एग्जाम के टाइम तो आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करना ही है। ये विश्वास दिला सकता हूँ, पिछले नोट्स, आपके नोट्स पहले से अलग ही चल रहे हैं, ये मान लो। कुछ लोगों को समझ में आ रहे हैं, कुछ लोगों को नहीं आ रहे हैं। ऐसा जानबूझ करके पॉलिटी में भी ऐसा टॉपिक शुरू किया कि कुछ लोग तो छोड़ के चले गए, बोले पता नहीं क्या ही पढ़ा रहे हैं। पॉलिटी में तो राज्यपाल पढ़ाते, पहले मुख्यमंत्री पढ़ाते। बाकी सिलेबस में टॉपिक दिया हुआ है साफ साफ, और जैसा सिलेबस होता है वहीं से क्या आते हैं? प्रश्न आते हैं। समझ में आ गया? तो मैं ये तो विश्वास दिला सकता हूं कि जो भी आप एग्जाम में बैठेंगे, उस एग्जाम में 80 से प्लस प्रश्न आपके मिल जाएंगे। 100 में से 100 किसी के ही नहीं मिलते हैं, और 80 जगह टॉप जाएगी भी नहीं। इतना विश्वास दिला सकते हैं। पक्की बात है, ये यहीं पर है, हम कहीं दूर नहीं जा रहे, ये ध्यान रखना है। 80 प्लस मार्क्स को जो प्रश्न है वो किसमें मिल जाएंगे? नोट्स में हूबहू मिल जाएंगे। अब नोट्स को कौन कितना याद करे वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। हमने भी ऐसे ही शुरुआत किया था जैसे आप लोग करते हो। ईमानदारी से बता रहा हूँ, 2-3 बार तो कह दिया, ये विद्या का मंदिर है। हर सब्जेक्ट के अलग अलग नोट्स बनाए थे 2017-18 में। 18 में थी हमारी एग्जाम, और जब एग्जाम दिया था उस समय ऐसी कोई सब्जेक्ट, ऐसा कोई नोट्स नहीं था जिसमें कौन सी लाइन में क्या लिखा हुआ है, कौन से पेज में क्या लिखा हुआ है। क्योंकि एक एक नोट्स 30-30, 40-40 बार आंखों के सामने से निकल गया था। एक ही तरीका है याद करने का, रिवीजन। आप लोग सोचो कि मुझे एक पेज को आज ही याद करना है, बहुत बड़ी मूर्खता है। अपने को डेली 2 से 5 पेज हर सब्जेक्ट में पढ़ने हैं। पहली बार में 20 से 30% डाटा याद होगा। हालांकि 25 से 30% तो यहीं पे याद हो जाता है, आपको हो जाता है क्लास में, सभी को होता है। जो ध्यान से
मनोयोग से क्लास में बैठता है उसको तो याद होता है, जो नहीं बैठता उसको कभी याद होगा भी नहीं। घर जाकर के आपको रिवीजन करना ही पड़ेगा उसी सेम डे, अगर नहीं किया तो वो बिल्कुल जीरो हो जाएगा। अगले दिन उठते ही यहाँ क्लास में बैठने से पहले एक बार क्या करना पड़ेगा, रिवीजन करना पड़ेगा। क्लास में टीचर आ रहा है तो उससे पहले 1-2 पेज ही तो पढ़ाते हैं, उस पेज को पलट तो सकते ही हैं, मेन हेडिंग तो देख ही सकते हो। इस प्रकार से रिवीजन करता था मैं तो। आज तक किसी भी पेज को, किसी टॉपिक को रटा नहीं आज तक। ये मुझे पता है कि 10-15 बार अगर उसको देखेंगे तो वो स्वतः याद हो जाएगा। बस आपको एक ही फोकस करना है, मल्टीपल रिवीजन। दूसरी बात यह कि केवल याद करने से भी सिलेक्शन नहीं होता, ये बात पहले से लागू है ये। इसलिए हमने भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया था। आप लोगों को तो फ्री में टेस्ट सीरीज लग रही है, जानबूझ के हम पढ़ाने से ज्यादा ऐसे माहौल बनाने का प्रयास करते हैं। हमने तो जयपुर में तो पैसे दे करके टेस्ट सीरीज शुरू किया था। पहुंच लेना, जयपुर में पैसे दे करके टेस्ट सीरीज चलती है। समझ में आ गया? और टेस्ट को वास्तव में ईमानदारी से देते थे। कुछ लोग होते थे जो टीप करके भी देते थे, क्योंकि प्रकृति में विविधता है, डाइवर्सिटी है। जिस प्रकार के महारथी यहाँ बैठे हैं वहां भी बैठे हैं। टीप करके कोई 2 घंटे में दे रहा है, कोई 3 घंटे में दे रहा है। मैं मेंस की टेस्ट सीरीज की बात कर रहा हूँ। मैं फिक्स 3 घंटे तक पेपर लिखता था, पूरे 3 घंटे, क्योंकि मैंने एग्जाम में 3 घंटे ही मिलेंगे। आपकी जो एग्जाम है जैसे मान लो 2 घंटे की, 2 घंटे ही मिलेंगे। 3 घंटे होते ही चाहे मेरा पेपर पूरा हो चाहे नहीं हो, मैं कॉपी जमा करवा देता था, चाहे नंबर कम ही आए। कुछ लोग ज्यादा नंबर लाने के चक्कर में 4 घंटे तक लिख रहे हैं, उसमें धीरे धीरे सजा सजा के लिख रहे हैं। बाकी अपने को टेस्ट देने का मतलब वहां मेन एग्जाम में नंबर्स को बढ़ाना है। कैसे नंबर बढ़ेंगे? वैसा ही माहौल क्रिएट करना है, वैसा ही फील करना है अपने को। हाँ, इंटरव्यू में चाहे नंबर आए कम, कोई फर्क नहीं पड़ता, मेंस में नंबर आने चाहिए। प्री के तो नंबर जुड़ते नहीं है उसमें। तो बात यह है, आपको 2 ही काम करने हैं। तीसरा काम मैं कभी नहीं बताऊंगा, क्योंकि हमने किया ही नहीं। बताने को बड़ी बड़ी बातें कर दें। पहला काम है नोट्स बनाना। इतने अच्छे नोट्स बना लो, इतने मजबूत नोट्स बना लो कि किसी एग्जाम में प्रश्न बाहर ही नहीं जाए। एक बार कोचिंग कर लिया मैंने, आप भी कर रहे हो, उसके बाद में जरूर आपके पास दूसरा मैटर भी मिलेगा, क्योंकि मार्केट घूम रहा है चारों तरफ से, सोशल मीडिया है। किसी दूसरी कोचिंग के नोट्स भी होंगे, किसी टीचर के नोट्स भी होंगे, कोई किताब भी आपको मिलेगी। तो उस किताब को उठा करके नर्मदा नहर पढ़ाया मैंने। अब नर्मदा नहर कहीं पर भी आपको मिल जाए तो जो भी शब्द आपको मिले उसको अपनी ही कॉपी में ऐड कर देना। ऐसा नहीं कि उसको अलग से पढ़ो और तीसरी किताब को अलग से पढ़ो। कहने का मतलब ये बात भी सत्य है कि एक टॉपिक को, एक बुक को 10 बार पढ़ें, 10 किताबों को 1-1 बार पढ़ें। सिलेक्शन किससे होगा? एक को 10 बार पढ़ें। बस कंडीशन ये होनी चाहिए कि उसमें मैटर इतना रिच हो कि प्रश्न बाहर ही नहीं जाए। तो मैंने ऐसे ही किया था, एक बार कोचिंग कर लिया, उसके बाद टेस्ट सीरीज चालू कर दिया। टेस्टों में जरूर 2-4-5 प्रश्न एक्स्ट्रा मिलते हैं। किसी दूसरी कोचिंग की टेस्ट सीरीज चालू किया था मैंने, उसमें नए प्रश्न आए तो मैं घर आकर के नोट्स में ऐड कर लूं, और वही नोट्स आज तक चल रहे हैं मेरे। नई चीज होती है उसको ऐड कर देता हूं और पढ़ लेते हैं। और अभी तक का सौभाग्य रहा, 3-4 साल से प्रश्न बाहर जाते ही नहीं है। पढ़ने वाले बच्चों के लिए तो प्रश्न बाहर जाते नहीं है। 2 ही काम है आपके। दूसरी बात है, कितने दिन पढ़ें। आप चाहो तो पहली भर्ती में भी सिलेक्शन ले सकते हो, और किसी ने सोच लिया कि दोबारा देख लेंगे, तीसरी साल देख लेंगे, तो फिर तीसरी साल ही आएगी। क्योंकि मैं था राजस्थान पुलिस में टाइम मिलता नहीं है। पहला कंपटीशन था, उसमें ये सोच लिया था कि बस लगना ही है अब की बार, और उसमें सिलेक्शन हो ही गया था। जिसने ये सोचा कि अगली बार भी दे लेंगे, वो फिर अगली बार भी देता रहता है। जैसा हम सोचते हैं वैसे ही बॉडी काम करती है। घर उठ करके कभी आप ऐसे सोचना कि यार आज तो लेट होंगे शायद कोचिंग में, लेट ही आके पहुंचोगे। पता नहीं प्रकृति ने कैसा कॉम्बिनेशन बना रखा है। और कोई लेट उठ करके भी जल्दी आने का प्रयास करता है तो उसको जल्दी, चाहे गाड़ी मिले जल्दी, वो जल्दी ही आएगा। तो टेस्ट वाले दिन एग्जाम वाला फील करना है। जैसे एग्जाम में जल्दी पहुंचते हैं उसी प्रकार से जल्दी आना है, ध्यान रखना है। प्रॉपर कॉपी लेके टाइम टेबल लगा करके जितने टाइम का पेपर है उतने टाइम तक ही टेस्ट देना है। क्योंकि अपना मकसद टेस्ट का मतलब पढ़ाई करना थोड़ी है। पढ़ाई तो हम नोट्सों में करेंगे, याद कहाँ करेंगे? नोट्स में। टेस्ट का मतलब 10 नंबर बढ़ाना है। बिना पढ़े 10 नंबर कैसे बढ़ाएं? 10 नंबर में पहला तो यही हो जाएगा कि जो टेस्ट नहीं देगा उससे पेपर ही पूरा नहीं होगा। पेपर नहीं पूरा हुआ तो एग्जाम से वैसे ही बाहर हो गए आप। सही है गलत है ये? दूसरा, 2-3 प्रश्न की गलती क्या होती है? प्रश्न को पढ़ने की वजह से, जो सभी से होती है। आज भी होगी, 10 दिन बाद में भी होगी,
1 महीने बाद भी होगी। कई बार सही आंसर चौथा ऑप्शन होता है और हम जल्दीबाजी में पहला क्या लगा देते हैं, टिक लगा देते हैं। सबसे बड़ा ब्लेंडर की ओएमआर सीट में क्रम चेंज हो जाता है भरने की वजह से। तो यही तो है सबसे बड़ी, और सबसे बड़ा दुख इस बात का नहीं है कि मेरी तैयारी नहीं है, सबसे बड़ा दुख इसी बात का होता है कोई रोल नंबर गलत भर देगा, कोई सीक्वेंस गलत भर देगा, कोई पेपर पूरा नहीं कर पाएगा, कोई लेट हो जाएगा, वो जिंदगी भर पछताता है वो। समझ में आ गया? इसलिए थोड़ा सा फोकस करना। बताओ कौन सा टॉपिक शुरू कर दिया था हमने? सिंचाई परियोजनाएं। सिंचाई परियोजना मतलब राजस्थान में बाहर से क्या लेकर के आएंगे? पानी। इन सिंचाई परियोजनाओं को कितनी जगह बांटा? 4 जगह बांट दिया। कौन कौन सी हैं? लघु सिंचाई परियोजना, मध्यम सिंचाई परियोजना, वृहद सिंचाई परियोजना और बहुउद्देश्य। बताओ लघु किसे कहते हैं? ऐसी सिंचाई परियोजनाएं जिनसे 2000 हेक्टेयर से कम सिंचाई होती है। मध्यम किसे कहते हैं? ये तो एग्जाम में आया हुआ है इसकी डेफिनेशन तो, कि मध्यम सिंचाई परियोजना किसे कहते हैं। वृहद किसे कहेंगे? 10,000 हेक्टेयर से ज्यादा सिंचाई होती है उसको क्या बोलेंगे? ऐसी परियोजनाएं जिसके बहुत सारे उद्देश्य होते हैं, जैसे आप सिंचाई भी करोगे, पेयजल भी करोगे, बिजली का उत्पादन भी करोगे, बाढ़ नियंत्रण का काम भी करोगे, मछली पालन भी करेंगे, बहुत सारे उद्देश्य होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? ऐसी परियोजनाओं को जवाहरलाल नेहरू ने क्या नाम दिया? आधुनिक भारत के। उसके बाद में देखा इनकी संख्या कितनी है। पिछली बार 34 थी, उससे पहले 41 थी, अब की बार, पिछली बार 40 थी, उससे पिछली बार 41 थी, अब की बार कितनी है? ये नंबर बदलते रहते हैं, सरकार खुद डाटा जारी करती है। उसके बाद मध्यम कितनी है? बताओ। गागरीन, झालावाड़, तकली, गरदड़ा, हथियादे, अंधेरी। अभी तक तो प्रश्न इतना ही आया, लेकिन भविष्य में अगर गांव डाणी भी पूछ ले तो आप लोग बार बार रिवीजन करेंगे, अच्छे से याद हो जाएगा। बताओ। देखिए वृहद सिंचाई परियोजनाएं कितनी है? नर्मदा नहर कौन कौन से जिलों में? जालोर और बाड़मेर। और परवन परियोजना से 3 जिले, कोटा, बूंदी, झालावाड़। बूंदी नहीं है, बूंदी। बताओ। धौलपुर लिफ्ट से धौलपुर, काली तीर लिफ्ट से पीपलखूंट, प्रतापगढ़ और उच्च स्तरीय बांसवाड़ा। सही है। आज हम पढ़ेंगे क्या? बहुउद्देश्य सिंचाई परियोजनाएं। आज का टॉपिक लिखो, बहुउद्देश्य बहुउद्देश्य सिंचाई परियोजनाएं। बहुउद्देश्य सिंचाई परियोजनाएं। लिखो। हेडिंग है बहुउद्देश्य सिंचाई परियोजनाएं। लिखो। ऐसी परियोजनाएं जिनके एक से अधिक उद्देश्य होते हैं। ऐसी परियोजनाएं जिनके एक से अधिक उद्देश्य होते हैं। एक से अधिक उद्देश्य होते हैं, जैसे सिंचाई, कॉमा, सिंचाई के बाद में कॉमा, पेयजल, कॉमा, जल विद्युत उत्पादन, हाइड्रो पावर प्रोडक्शन, जल विद्युत उत्पादन, कॉमा, मछली पालन, कॉमा, बाढ़ नियंत्रण इत्यादि। सही है। नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे, इन परियोजनाओं को
जवाहरलाल नेहरू द्वारा आधुनिक भारत के मंदिर, इन परियोजनाओं को जवाहरलाल नेहरू द्वारा आधुनिक भारत के मंदिर नाम दिया। आधुनिक भारत के मंदिर नाम दिया गया। नेक्स्ट लिखना अगली लाइन से, अध्ययन की दृष्टि से, अध्ययन की दृष्टि से इन्हें दो भागों में विभाजित किया गया है। अध्ययन की दृष्टि से इन्हें दो भागों में विभाजित किया गया है। अब बोर्ड पे ध्यान दें, हम क्या क्या पढ़ेंगे। ये बहुत सारी परियोजनाएं हैं, लेकिन राजस्थान के रेफरेंस की बात करें, राजस्थान लाभान्वित किन किन परियोजनाओं से होता है, उनको दो जगह बांटा गया। एक नंबर है नदी घाटी आधारित परियोजनाएं। नदी घाटी आधारित परियोजनाएं, बताओ पहली कौन सी पढ़ेंगे? नदी घाटी आधारित परियोजनाएं। अब नदी घाटी में क्या क्या आता है, देखो एक तो पहली जो परियोजना है वो हम पढ़ेंगे, बोलो सभी, भांकड़ा नांगल परियोजना, बांध परियोजना है। अब ये सतलज नदी में है, भांकड़ा बांध हिमाचल प्रदेश में है, नांगल बांध पंजाब में है, फिर भी राजस्थान को लाभ मिल रहा है इससे। समझ में आ गया? राजस्थान को लाभ मिलेगा तो हम इसको भी पढ़ेंगे। नंबर 2, एक है व्यास परियोजना। कौन सी परियोजना पढ़ेंगे? व्यास परियोजना। ये दोनों परियोजना 3-3 राज्यों की है, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। बताओ कौन कौन सी की है? पहला प्रश्न तो इन परियोजनाओं में यही है कि ये परियोजना किस किस की है, तो बताओ ये दोनों किस किस की हैं? पंजाब, हरियाणा। कब समझौता हुआ, पूरी बातें डायग्राम बना करके हम पढ़ेंगे। नंबर 3 पर है चंबल परियोजना। कौन सी परियोजना है? चंबल परियोजना। तो चंबल तो राजस्थान और एमपी की है, राजस्थान और एमपी की है। नंबर 4 पर पढ़ेंगे माही परियोजना। कौन सी पढ़ेंगे? माही परियोजना पढ़ेंगे। ये राजस्थान और गुजरात की है, राजस्थान और। अब जानते हैं कि माही नदी का उद्गम तो एमपी से है, फिर राजस्थान में, फिर गुजरात में, लेकिन एमपी इसमें लाभान्वित राज्य नहीं है। केवल 2 ही राज्य हैं। कौन कौन से? राजस्थान गुजरात, राजस्थान एमपी, पंजाब हरियाणा राजस्थान, पंजाब हरियाणा। उसके बाद में 2 परियोजनाएं और हैं, थोड़ी सी वो प्रस्तावित हैं, भविष्य में हमें उसका लाभ मिलेगा। कौन कौन सी हैं? नंबर 5 पर है, एक तो है लखवार। कौन सी है भाई? लखवार परियोजना है। और एक है रेणुका परियोजना। कौन सी है? रेणुका परियोजना। कौन सी नदी पर है, कहां पर है, राजस्थान को कितना लाभ मिलेगा, वो पूरी बातें हम इसके बारे में करेंगे। दोबारा से बता दो, देखिए बहुउद्देशीय परियोजनाएं अध्ययन की दृष्टि से कितने प्रकार की हैं? 1 नंबर तो कौन सी है? नदी घाटी आधारित। 2 नंबर कौन सी पढ़ेंगे? नहरी परियोजनाएं। 2 नंबर कौन सी पढ़ेंगे? नहरी परियोजनाएं। नहरी परियोजनाएं। तो नदी घाटी में तो कौन कौन सी आती हैं? भांकड़ा नांगल, व्यास, चंबल, माही, लखवार, ये दोनों प्रस्तावित हैं। इनके बारे में पूरी डिटेल बात करेंगे। कितना पानी मिलता है, कितने बिजली मिलती है, क्योंकि ये सभी क्या हैं? बहुउद्देश्य है। केवल पानी मिले थोड़ी मिलेगा, इससे बिजली का उत्पादन भी प्राप्त करेंगे। तो नहरी परियोजनाओं की बात करें तो सबसे पहली नहर राजस्थान की कौन सी है भाई? गंग नहर। कौन सी नहर है? राजस्थान की सबसे पहली नहर कौन सी है? इस गंग नहर की पूरी चर्चा करेंगे। गंग नहर से प्रेरित होकर के पहला प्लान सक्सेस हो गया, पहले टेस्ट में पास हो गए, तो फिर मैंने एग्जाम में बैठ गए। इसी से प्रेरित होकर के एक बड़ी नहर बनाया। कौन सी? इंदिरा गांधी नहर। कौन सी नहर है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना, जिसको IGNP भी कहते हैं। राजस्थान की पहली नहर तो कौन सी है? राजस्थान की सबसे बड़ी नहर कौन सी है? इसके बारे में तो हर एग्जाम में प्रश्न आता है, ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसमें किसी वहां से प्रश्न नहीं आएगा। इंदिरा गांधी नहर से इसकी बात पूरी चर्चा डिटेल में करेंगे। इंदिरा गांधी के बेटे का नाम? राजीव गांधी नहर। कौन सी नहर है? राजीव गांधी नहर। हालांकि पूरा नाम इसका राजीव गांधी एवं सिद्धमुख नहर परियोजना है, लेकिन मैंने यहाँ पे शॉर्ट में एक प्रकार से लिख दिया। उसके बाद में
इस समय वर्तमान सरकार का फोकस न तो रोड पे बनाने पे है, न हॉस्पिटल बनाने पे, न ही स्कूल बनाने पे। दो ही जगह पे फोकस है। एक तो तुम्हारे ऊपर, इतने सौभाग्यशाली हो तुम लोग कि इस समय पूरा का पूरा फोकस किस पर है? तुम्हारे ऊपर ही है। भर्तियां ही भर्तियां निकलती तो पहले भी थी, लेकिन फिर भर्तियां नहीं निकलती थी पहले। आप भी समझ गए होंगे। आप पहले पेपर लीक जैसी बहुत सारी घटनाएं देखने को मिलती थी, लेकिन इस समय एक सिंगल शिकायत भी नहीं है। जो पढ़ेगा वो बाजी मारेगा, जो मेहनत करेगा उसका सिलेक्शन होगा। पहला फोकस तो ये है। दूसरा फोकस है सरकार का राजस्थान में पानी लाना। भजन लाल जी खुद अपने आप को राजस्थान के भागीरथ, आधुनिक भागीरथ के रूप में, नाम के रूप में प्रसिद्ध होना चाहते हैं। सरकार बनी थी जनवरी 2024 में। कब बनी थी? 15-16 जनवरी 2024 को बनी थी। 28 जनवरी को, 28 जनवरी 2024, मैंने क्या बोल दिया? 24 ही बोला है, तो आपने बीच में डिस्टर्बेंस कर दिया। 15-16 जनवरी 2024 को सरकार बनती है। 28 जनवरी को राजस्थान ने एमपी के साथ समझौता किया कि चंबल नदी का पानी बह करके कहा जा रहा है? बंगाल की खाड़ी। एक तरफ राजस्थान में पीने का पानी नहीं है, सिंचाई के लिए पानी नहीं है, सूखा पड़ रहा है। एक तरफ राजस्थान की नदी जो 12 महीने बहती है, कौन सी? चंबल, वो बह करके उसका पानी कहाँ जा रहा है? बंगाल की खाड़ी में। क्योंकि हम जानते हैं कि चंबल नदी राजस्थान और एमपी के बॉर्डर से भी बहती है, इसलिए हमने एमपी के साथ समझौता किया 28 जनवरी 2024 को। चंबल नदी का अतिरिक्त पानी कहाँ पे लाएंगे? बनास नदी में। बनास के बाद में बाणगंगा नदी में। बाणगंगा और उसकी सहायक नदियों में, अपने शाहपुरा में क्या आ जाएगा? पानी। लेकिन कब आएगा? 2051 तो सरकार ने डेट दिया है, बीच में सरकारें बदलती रहती हैं। ये लगभग आएगा 2065-70 के आसपास, जब तुम लोग क्या हो जाओगे? रिटायर हो जाओगे। जब तुम रिटायर होंगे उस समय तुम्हारे को 10 करोड़ रुपए एक साथ मिलेंगे। कितने रुपए मिलेंगे? ओ बाण की इतना रुपया पता कहीं करोगा? 10 करोड़ ही मिलेंगे और क्या। अरे इस समय कोई रिटायर हो रहा है, उसको 1 करोड़ रुपए मिल रहे हैं, तो बाद में तो बढ़ जाएंगे। 10-15-20 करोड़ रुपए तो क्या मिलेंगे तुम्हारे को एक साथ। कहीं करेगी, कहीं बोले कोचिंग खोलेगी, बुढ़ापा हम गुणा होगा फिर फटवा तार कर। नौकरी लागती खोल लीजिए, पाचा कोई को ना हो, ध्यान रख जी बात। और बात कर रहे थे तो 65-70 के बाद का तो प्लान पूरा सही है। पैसे को लगा देना जमीन वगैरह में, पानी आ ही जाएगा, आराम से पैसे कमा लेना। लेकिन 65-70 तक क्या करोगे? पढ़ाई करो, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। तो 28 जनवरी को राजस्थान एमपी के बीच में समझौता हुआ। उस परियोजना का नाम था ERCP, पहले ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट। बाद में दोनों ने समझौता करके उसका नाम कर दिया PKC ERCP। क्या नाम कर दिया? पार्वती, काली सिंध, चंबल, इन 3 नदियों को जोड़ करके पानी हम ला रहे थे। बाद में एक दिन मोदी जी आए इसका शिलान्यास करने के लिए, तो मोदी जी ने इसका नाम बदल दिया। राजस्थान से रा ले लिया, एमपी से मैं ले लिया, उसका नाम है राम जल सेतु परियोजना। कौन सी परियोजना है? राम जल सेतु परियोजना बहुत बड़ी परियोजना होने वाली है। राजस्थान के 17 जिले से लाभान्वित होंगे। सही है, वो प्रोजेक्ट चालू हो गया, काम भी चालू हो गया। इस समय सरकार का जो फोकस है वो शेखावाटी क्षेत्र पर है। कहाँ से है? क्योंकि शेखावाटी में बीजेपी को वोट क्या मिलता है? शेखावाटी में पानी का। वैसे भी शेखावाटी में कितने जिले? चूरू, झुंझुनू, इन जिलों में पानी नदी का पानी ला जा रहा है, प्रयास किया जा रहा है। एक जनवरी में सरकार बनी। 17 फरवरी 2024 को हरियाणा के विरोध किया समझौता। यहाँ पे पढ़ेंगे यमुना नहर परियोजना। कौन सी पढ़ेंगे भाई? यमुना नहर योजना। 260 किलोमीटर लंबी बंद पाइपलाइन की नहर बनाई जाएगी। हरियाणा से पानी आएगा कहाँ पे? राजस्थान में। ताजेवाला हेड, हथीनीकुंड बैराज से पानी आएगा शेखावाटी जिलों में। शेखावाटी के कितने जिले? कौन से? कौन सी नहर से आएगा? वो समझौता वगैरह पूरी चर्चा यहाँ पे करेंगे। बताओ सबसे पहले कौन सी नहर पढ़ेंगे? दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे। उसके बाद में पढ़ेंगे भरतपुर नहर। कौन सी नहर पढ़ेंगे? भरतपुर नहर पढ़ेंगे। उसके बाद में 6 नंबर पे पढ़ेंगे बीसलपुर नहर। कौन सी पढ़ेंगे? बीसलपुर नहर पढ़ेंगे, जिससे जयपुर में भी क्या आता है? पीने का पानी आता है। और उसके बाद में एक 6ठे नंबर पे पढ़ेंगे, 7वें नंबर पे पढ़ेंगे सबसे वेरी इंपोर्टेंट, राम। बोलो, राम का पूरा नाम राजस्थान और मध्य प्रदेश। राजस्थान और मध्य प्रदेश राम जल सेतु परियोजना। राम जल सेतु
परियोजना। इस प्रकार से इतना सारा पढ़ने के बाद ये हमारी टॉपिक पूरा हो जाएगा। कौन सा? बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजनाएं। बताओ किसे कहते हैं ऐसी परियोजना जिनसे बहुत सारे उद्देश्य, जैसे कौन कौन से? सिंचाई है। बताओ ऐसी परियोजनाओं को क्या नाम दिया गया था? क्या नाम दिया? आधुनिक भारत के कितने प्रकार की हैं ये? पहली कौन सी है? नदी घाटी आधारित। दूसरी कौन सी है? इसको अहिया की अहिया उतार दो। हाँ, जल्दी, फास्ट लिखने का काम, जल्दी। इन सभी को एक एक को बारी बारी से पढ़ेंगे। उसमें लिखेंगे कि राजस्थान को बिजली कितनी मिलती है और सिंचाई और पेयजल का पानी कितना मिलता है। सभी का डायग्राम बना के लिखेंगे। राजीव गांधी सिद्धमुख क्या बोले? राजीव राजीव गांधी नहर से, हाँ, पूरा नाम वाली खत्म। बीसलपुर के बाद में है राम जल सेतु परियोजना। राम जल सेतु परियोजना। सबसे पहले एक नंबर हेडिंग डालें। सबसे पहले भांकड़ा नांगल परियोजना। नंबर 1 भांकड़ा नांगल परियोजना। सबसे पहले कौन सी पढ़ेंगे? भांकड़ा नांगल परियोजना। अलग से हेडिंग डाल दिया क्या? अब सभी बोर्ड पे ध्यान देंगे। मैं इसका डायग्राम बना करके समझा देता हूं, फिर एक साथ लिखा दूंगा। सही है क्या? सबसे पहले कौन सी पढ़ेंगे? भांकड़ा नांगल परियोजना। देखो, दो बातें ये हैं कि ये सतलज नदी पर है। कौन सी नदी पर है ये?
अब सतलज नदी कहाँ पर है इसको समझ लो, लिख दिया सभी ने, बोर्ड पे ध्यान देंगे सभी। ये आपका प्यारा प्यारा क्या है, ये भारत है, और प्यारे भारत में ये नीचे ये क्या है, ये रंगीला राजस्थान है। उत्तर की तरफ देखते हैं थोड़ा सा, तो एक नदी बहती है, कौन सी नदी है ये, सतलज नदी है, तिब्बत से आ रही है, राक्षस ताल झील से हिमाचल प्रदेश में सिपकिला दर्रे से प्रवेश करती है। उसके बाद हिमाचल प्रदेश के बाद में ये पंजाब में जाती है, पंजाब से पाकिस्तान के पंजाब में जाती है, और लास्ट में सिंधु नदी में जाकर ये मिल जाती है। सही है, 12 महीने बहने वाली नदियां है ये, क्योंकि यहाँ पे बर्फ ही बर्फ है। क्या है, यहाँ पे बर्फ पिघलती रहती है, और इन नदियों में पानी की कभी कमी होती ही नहीं है। इधर पास में ऊपर से तो पानी बह के पाकिस्तान में जा रहा है, और यहाँ हम लोग क्या कर रहे हैं, पानी हाई पानी हाई पानी हाई पानी, यही तो कर रहे हैं, क्योंकि ईश्वर ने तो क्या किया हमारे साथ। अब क्या करने में हम न्याय करेंगे, तो देखते हैं, देखिए न्याय कैसे करें। सबसे पहले 1908 में, सबसे पहले 1908 में ऐसा प्लान आया कि इसके ऊपर बांध बनाया जाए, और इसका पानी रोक करके भारत में इधर है हरियाणा, इधर है पंजाब और राजस्थान, वास्तव में डेजर्ट, जो मरुस्थल आपने नाम सुना होगा, थार का मरुस्थल, थार का मरुस्थल हमारे कितने जिलों में है, कितने राज्यों में है, 4 राज्यों में। कौन कौन से में, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात। तो वास्तव में ये जो परियोजना है वो 3 राज्यों की है। गुजरात तो थोड़ा सा नीचे हो गया, गुजरात में पानी की वैसे कमी है नहीं, इधर से बहुत सारी नदियां बहकर के अरब सागर में गिरती हैं। तो ये जो भाखड़ा नांगल परियोजना है वो कितने राज्यों की है, कौन कौन से की, पंजाब, हरियाणा और। इस परियोजना की बात करें तो ये कौन सी नदी पर है, ये सतलज नदी पर 2 बांध बनाए गए। कितने बांध बनाए गए, एक पहला बांध और दूसरा बांध। पहला बांध है भाखड़ा बांध। कौन सा बांध है ये भाखड़ा बांध है, ये तो है हिमाचल प्रदेश में। और नांगल बांध, दूसरा बांध कौन सा है, नांगल बांध, ये कहां पर है भाई, कहां पर है, ये पंजाब में है। तो दोनों के बारे में थोड़ा सा इशारा कर देता हूं, यहाँ पे, यहाँ पर लिख देता हूं मैं, ये तो है हिमाचल प्रदेश में, कौन सी जगह पर है ये, और ये कहां पर है, पंजाब में। हिमाचल प्रदेश में भी ये तो है बिलासपुर, कौन सी जगह पर है ये, बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में। और ये है रोपड़, कौन सी जगह पर है ये, रोपड़ पंजाब में है। यहां तक समझ में आया कि हमें तो सतलज नदी का पानी लेकर के आना है, पानी लेकर के आएंगे तो क्या बनाना पड़ेगा, बांध। तो कितने बांध बनाए गए, 2। कौन कौन से बांध, भाखड़ा बांध और नांगल बांध। सही है। उसके बाद में हम एक इंदिरा गांधी नहर पढ़ेंगे आगे। इंदिरा गांधी नहर यहां से निकाली गई है, एक इसमें एक व्यास नदी आकर मिलती है, फिर वहां से क्या निकाली गई है, इंदिरा गांधी नहर। उसकी चर्चा बाद में करेंगे, अभी देख लेते हैं एक बार इस भाखड़ा बांध के बारे में चर्चा करें। तो ये भारत का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है। भारत का सबसे ऊंचा बांध तो है टिहरी, कौन सा है, गंगा नदी पर है। कौन सी नदी पर है, उत्तराखंड में। सही है। दूसरा सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा बांध। तो इस परियोजना की वैसे रूपरेखा की शुरुआत तो 1908 में हो गई थी। उसके बाद में 1948 में इसको बनाना शुरुआत कर दिया। 55 में कौन से बांध की आधारशिला रख दी, भाखड़ा बांध की। 1962 में ये परियोजना पूरी हो जाती है। 1963 में इस परियोजना को राष्ट्र को क्या कर दिया गया, समर्पित कर दिया गया। सही है। अब बात राजस्थान की करते हैं, मुद्दे की बात करते हैं। हमें क्या क्या चाहिए इससे, एक तो क्या चाहिए, पानी चाहिए, और एक क्या चाहिए, बिजली। देखो बिजली कितनी प्राप्त होती है, बिजली के लिए 3 राज्यों ने समझौता किया। एक तो कौन सा है, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। इन तीनों ने समझौता किया। समझौता करके 1959 की बात आई है। उस समय राजस्थान को हिस्सा दिया गया 15.22%। कितना हिस्सा दिया गया, तो हमें इस परियोजना का 15.22% बिजली मिलती है, और 15.22% क्या मिलता है, पानी मिलता है। पहले तो यह ध्यान रखना 15.22। सही है। और बात करेंगे पानी की, सिंचाई के लिए पानी की आवश्यकता है, तो पानी के लिए यहाँ पे नहरें निकाली गई। क्या निकाली गई भाई, नहरें निकाली गई। नांगल बांध से 2 नहरें निकाली गई, एक तो उत्तर की ओर है, एक तो किधर है, दाईं ओर। दाईं ओर नहर है, उसका नाम है बिस्त दोआब नहर। क्या नाम है इसका, बिस्त दोआब नहर। इससे तो केवल और केवल किसको लाभ मिलता है, पंजाब को। इसी नांगल बांध से एक बाईं ओर नहर निकाली गई,
कहां से निकाली गई है? बाईं ओर। बाईं ओर नहर है जिसका नाम है भांकड़ा नहर। क्या नाम है इसका? भांकड़ा नहर। क्या नाम है इसे? भांकड़ा नहर। और ये भांकड़ा नहर राजस्थान में कौन से जिले में आती है? हनुमानगढ़ में। कौन से में आती है भाई? हनुमानगढ़ में। तो इस भांकड़ा नांगल परियोजना से लाभ कौन से जिले को मिलता है? ये भांकड़ा नहर केवल राजस्थान के लिए ही नहीं है, ये 3 राज्यों के लिए है। 3 राज्यों के नाम बताओ? पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। बिजली कितनी मिलती है? 15.22%। तो टोटल का 15.22 निकालते हैं तो 236 मेगावाट आता है। कितना आता है? 236 मेगावाट आता है। और पानी कौन सी नहर से मिलता है? भांकड़ा नहर से। भांकड़ा नहर से कितने राज्यों को लाभ मिलेगा? पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। राजस्थान में कौन से जिले को? और हनुमानगढ़ में इससे सिंचाई होती है 2.3 लाख हेक्टेयर। कितनी होती है भाई? लाख हेक्टेयर भूमि में क्या होती है? सिंचाई होती है। सही है। अपने को या तो बिजली चाहिए और क्या चाहिए? पानी चाहिए, क्योंकि बहुउद्देशीय परियोजनाओं के कितने उद्देश्य है? बहुत सारे उद्देश्य है। तो इससे अपने को बिजली भी मिल गई और पानी भी मिल गया। सबसे ज्यादा लाभ किससे? बताओ? पानी के लिए, सिंचाई के लिए नांगल बांध से कितनी नहरें निकाली गई? दाईं ओर नहर का नाम तो, और बाईं ओर नहर का नाम। हमें बात करेंगे हमारी बाईं ओर, क्योंकि इससे तो लाभ केवल पंजाब को ही मिलेगा, इससे तीनों को मिलता है। और राजस्थान में कौन से जिले को? बताओ कितनी भूमि में सिंचाई होती है? और इन दोनों बांधों से जितनी भी बिजली प्राप्त होती है उसका कितना हिस्सा मिलता है हमारे को? क्योंकि 3 राज्यों के बीच में समझौता हुआ था, उसमें हमें 15.22% हिस्सेदारी मिली थी। उसकी बिजली कितनी मिलती है? 236 मेगावाट। कितनी बिजली मिल रही है? 236 मेगावाट। सही है क्या? तो 2-3 बातें हम लिख करके इसको पूरा करेंगे। पहले तो सबसे पहले बताओ ये कौन सी नदी पर है? ये कितने राज्यों की परियोजना है? पंजाब, हरियाणा। सतलज नदी पर कितने बांध बनाए? भांकड़ा बांध। और भांकड़ा बांध तो कहां पर बनाया? नांगल बांध कहां पर बनाया? सही है। इस परियोजना से, इसके बारे में मैं अलग से लिखा दूंगा कि ये भारत का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है, कैसे कौन कौन सी घटनाएं। इस परियोजना में नांगल बांध से कितनी नहरें? दाईं ओर और बाईं ओर। और बाईं ओर से राजस्थान में कहां पे? हनुमान। सही है क्या? तो 2-3 लाइन लिखो पहले, फिर चित्र बनाना। लिखो पहले। यह परियोजना सतलज नदी पर स्थित है। यह परियोजना सतलज नदी पर स्थित है। सतलज नदी पर स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो। यह परियोजना 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। यह परियोजना 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। लिखो 3 राज्यों के नाम लिखना डैश करके। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी टॉपिक में अगर 3 डाटा आपको याद करना पड़े तो वहां प्रश्न कैसा बनेगा? कौन सा राज्य को लाभ नहीं मिलेगा? कौन इसमें शामिल नहीं है? क्या दे देगा? पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश। बताओ किसको लाभ नहीं मिलता? बाकी भांकड़ा बांध है कहां पे? हिमाचल प्रदेश में। लेकिन ये जो परियोजना बनाया, प्रोजेक्ट बनाया, उसके अंदर उसको लाभ नहीं मिलता है। बताओ कौन कौन से राज्यों को लाभ मिलता है? पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। कौन सी नदी पर है ये? सतलज नदी पर है। सही है क्या? अब ये पहले बना दो डायग्राम, फिर मैं लिखाऊंगा। डायग्राम का नाम सुप्राण निकल का। याद यही रहेगा, लिखाने से वैसे काम नहीं चलेगा।
बना दिया तो लिखे। लिखा दूं? कौन सी नदी पर है? कितने राज्यों की संयुक्त परियोजना है? प्रश्न तो दो ही रिपीट हुए हैं आज तक। आज तक उठा के देख लेना, प्रीवियस एग्जाम में दो ही प्रश्न बने हैं, दोनों आपको याद हो गए कि भाखड़ा नांगल परियोजना कौन सी नदी पर है, कौन कौन से राज्यों की संयुक्त परियोजना है ये? पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। राजस्थान को कितना हिस्सा मिला? 15.22। बिजली कितनी मिलती है? और सिंचाई का पानी कितना? इस परियोजना की बात करें तो कितने बांध बनाए गए? भाखड़ा बांध, और भाखड़ा बांध तो कहां पर बनाया गया? बिलासपुर हिमाचल प्रदेश। और नांगल बांध कहां पे बनाया गया? रोपड़ पंजाब। बताओ, नांगल बांध से कितनी नहरें निकाली गई? दाई और नहर का नाम? बिस्त दोआब नहर। और बाई और नहर का नाम कौन सी है? बताओ ना। दाई और जो नहर है बिस्त दोआब, उससे तो लाभ केवल किसको मिलेगा? लेकिन इससे राजस्थान में कौन से जिले को सबसे ज्यादा लाभ? लिखो। लिखो भाई। यह भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है। यह भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है। भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है। अगला पॉइंट लिखना है, ऐसे पॉइंट्स बनाते जाना आगे से आगे। लिखो। इस परियोजना का सर्वप्रथम विचार, इस परियोजना का सर्वप्रथम विचार 1908 में लुईस डेन, पंजाब के एक लेफ्टिनेंट गवर्नर थे उस समय, अंग्रेज अधिकारी थे। 1908 में लुईस डेन द्वारा रखा गया। इस परियोजना का सर्वप्रथम आइडिया, विचार कि ऐसा कर लिया जाए, तो ये आइडिया किसने दिया भाई? लुईस डेन, पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। दूसरा पॉइंट लिखो आगे, नेक्स्ट। 1948 में इस परियोजना की शुरुआत में इस परियोजना की शुरुआत विलियम हार्वे, विलियम हार्वे के निर्देशन में किया गया। विलियम हार्वे के निर्देशन में किया गया। नेक्स्ट, अगला पॉइंट। 1955 में जवाहरलाल नेहरू द्वारा 1955 में जवाहरलाल नेहरू द्वारा भाखड़ा बांध की आधारशिला रखी गई। 1955 में जवाहरलाल नेहरू द्वारा भाखड़ा बांध की आधारशिला रखी गई।
रखी गई तथा जवाहरलाल नेहरू ने JL नेहरू लिख दिया करो शॉर्ट में। जवाहरलाल नेहरू ने इस बांध को चमत्कारिक विराट वस्तु तथा जवाहरलाल नेहरू ने इस बांध को चमत्कारिक विराट वस्तु एवं पुनरुत्थित, कैसे लिखेंगे, पुनरुत्थित भारत का मंदिर तथा पुनरुत्थित भारत का मंदिर नाम दिया। जवाहरलाल नेहरू ने इस बांध को चमत्कारिक विराट वस्तु तथा पुनरुत्थित भारत का मंदिर नाम दिया। लिख दिया। 1908 में तो क्या आया, विचार। 1948 में क्या होती है, शुरुआत। 1955 में क्या रख दी, आधारशिला। कौन से बांध की, किसके द्वारा, क्योंकि उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने इस बांध को क्या क्या नाम दिया, चमत्कारिक विराट वस्तु, पुनरुत्थित भारत का मंदिर। उसके बाद चलो 1955 के बाद में 1959 में 1959 में इस परियोजना के लिए 1959 में इस परियोजना के लिए पंजाब हरियाणा राजस्थान के मध्य समझौता हुआ। पंजाब प्लस हरियाणा प्लस राजस्थान के मध्य समझौता हुआ। 1959 में क्या होता है, समझौता, जिसमें राजस्थान को 15.22% हिस्सेदारी, जिसमें राजस्थान को 15.22% हिस्सेदारी दी गई। अंडरलाइन कर दो 15.22, एग्जाम में पूछा हुआ है। 15.22% क्या दी गई, हिस्सेदारी दी गई। इसी में लिखना कंटिन्यू करके। अर्थात राजस्थान को 236 मेगावाट बिजली, 236 मेगावाट बिजली तथा 2.3 लाख हेक्टेयर भूमि में सिंचाई, 2.3 लाख हेक्टेयर भूमि में सिंचाई प्राप्त होती है, दोबारा से बताओ, सबसे पहले विचार कब आया, किसके दिमाग में आया। उसके बाद 1948 में क्या कर दी गई, किसके निर्देशन में। 1955 में जवाहरलाल नेहरू ने क्या रख दिया, कौन से बांध की, बांकड़ा बांध को नाम क्या दिया, चमत्कारिक विराट वस्तु, पुनरुत्थित भारत के। 1955 के बाद 1959 में क्या किया गया, समझौता, किस किस के मध्य, पंजाब हरियाणा राजस्थान को कितना हिस्सा, इसमें बिजली तो कितनी मिली और पानी कितना मिला,
उसके बाद में देखो 1962 में ये परियोजना पूरी हो गई, 1963 में राष्ट्र को क्या कर दिया, समर्पित। लिखो नेक्स्ट, 1962 में यह परियोजना पूर्ण होती है। 1962 में यह परियोजना पूर्ण होती है। नेक्स्ट 1963 में, 1962 में तो क्या होती है, पूर्ण होती है। फिर लिखो 1963 में इस परियोजना को राष्ट्र के लिए समर्पित किया गया। राष्ट्र के लिए समर्पित किया गया। राष्ट्र के लिए समर्पित किया गया। सही है। अब बात कर लेते हैं इन नहरों की भी, है ना। लिखो अगला पॉइंट लिखना, सिंचाई के लिए, अगला पॉइंट लिखना अलग से, सिंचाई के लिए नांगल बांध से, सिंचाई के लिए नांगल बांध से 2 नहरें निकाली गई। सिंचाई के लिए नांगल बांध से 2 नहरें निकाली गई। एक नंबर लिखो, दाईं ओर बिस्त दोआब नहर, दाईं ओर बिस्त दोआब नहर, दाईं ओर बिस्त दोआब नहर। लिख दिया। राइट की कौन सी है, बिस्त दोआब नहर, उसके आगे डैश करके लिख दो लाभ पंजाब राज्य। इसका लाभ किसको मिलता है, पंजाब राज्य को। फिर लिखो बाईं ओर, बाईं ओर 2 नंबर, बाईं ओर भांकड़ा नहर, भांकड़ा नहर। और भांकड़ा नहर का लाभ लिख दो पंजाब हरियाणा राजस्थान, पंजाब हरियाणा राजस्थान। सही है। नोट लिख दो एक, जल्दी से, टाइम आज ज्यादा हो गया। नोट, इस परियोजना का सर्वाधिक लाभ, इस परियोजना का सर्वाधिक लाभ हनुमानगढ़ जिले को मिलता है। इस परियोजना का सर्वाधिक लाभ हनुमानगढ़ जिले को मिलता है। और मुझे उम्मीद है, पूरा यकीन है आप सभी पे कि कल आप सभी लोग इसका 1-2 बार रिवीजन करके, इसका मैप बना करके सीख करके आएंगे। सही है। कल फिर मैं रिवीजन करके आगे बढ़ूंगा। आगे कौन सी पढ़ाऊंगा बताओ, व्यास परियोजना। सही है, लेकिन ये उससे पहले याद हो जानी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आज 7 मिनट का ब्रेक है, ओनली 5 मिनट का ब्रेक है, अनावश्यक कोई बाहर नहीं जाएगा। सर आ गए, धन्यवाद।